करोड़ T20 वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क शाइन, ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है, पावर्ड बाय डॉलिंस, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड आवर कूलिंग पार्टनर इज स्पेल। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है टू फॉर्मर स्किपर्स इंजमामुल हक एंड सलीम मलिक साहब ने। गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि सुबह 5:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश, मैच जो है उसका नतीजा तो हमें मिला, पर बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका मैच। बांग्लादेश ने इस मैच में पहले बैटिंग की थी, 140 रन बनाए थे और जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 11.2 ओवर में 100 रन बना लिए और डीएलएस मेथड के तहत उन्होंने 28 रन से ये मैच जीत लिया। अगला मैच जो खेला जाना है 7:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, वो खेला जाएगा इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। अब हम आ जाते हैं जी पाकिस्तान में, क्योंकि क्रिकेट टीम हमारी इस वक्त T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा तो नहीं रही, सुपर 8 के लिए हम क्वालिफाई तो नहीं कर सके, लेकिन गर्मा गर्म खबरें जो हैं वो रोज आ रही हैं। रोज ऐसी ऐसी न्यूज़ बाहर आती हैं कि आप सोचते हैं कि कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है जो डल हो पाकिस्तानी क्रिकेट में। इफ़ यू आर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन तो आपको एंटरटेनमेंट भरपूर मिलती है, फिर वो चाहे गम और गुस्से की सूरत में हो या खुशी की सूरत में हो। तो पहली जो खबर है आज वो ये है कि बाबर आजम और रिजवान जो हैं उनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो एक कैटेगरी है उसको चेंज किया जा सकता है। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी होने हैं, इसे मैं चाहूँगी हम ज़रूर बात करें। सलीम भाई, ये जो खबरें रोज़ आ रही हैं और हमारा भी दिल लगा रहता है इन चीज़ों में क्योंकि वैसे हम सोचते थे क्या बात करेंगे, हमारी टीम हिस्सा नहीं रही वर्ल्ड कप का, लेकिन ऐसा कभी दिन हुआ नहीं। आई थिंक हम टॉपिक स्किप करते हैं, प्रोग्राम में हमें करने पड़ते हैं। देखें, ये वैसे तो क्रिकेट पे बात हो सकती थी, ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इन्हीं बातों पे हम बैठे हुए थे। आप जो मैचेस हो रहे हैं हम उन पे भी बात कर सकते हैं, मगर बात ये है वो ये रवि का ख्याल है, हमारा ख्याल है कि क्रिकेट पे हम बात कर सकते थे जी। बात ये है कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये मुझे नहीं लगता कि कुछ प्लेयर्स जो ऐसे जो रेगुलर प्लेयर हैं उनके चेंज होंगे। ये रूमर्स है ना, हाँ रूमर्स हैं, अभी तक कोई सदाकत तो नहीं है ना इसमें, बोर्ड की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आई नहीं है। तो मेरा ख्याल है अगर किसी की परफॉर्मेंस पे अगर आपने करना है तो फिर ये ज़रूर चेंज होने चाहिए। अगर आपको लगता है अच्छा उनसे अच्छी परफॉर्मेंस भी किसी की नहीं है ना, अगर आप रैंकिंग में देखें। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, अप टू द मार्क अगर नहीं कोई आ रहा उस परफॉर्मेंस में तो ज़रूर चेंज होने चाहिए, इसमें कौन सी बुरी बात है। असल में मैं हैरान ये हूँ क्योंकि 2 नाम दिए इन्होंने। हाँ वही ख्वाहिश हो सकती है किसी की कि ऐसा हो, हालांकि 15 नाम आने चाहिए थे, सबकी कैटेगरी को डाउन करें, ठीक है ना। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर दो नाम आएंगे जी इनकी बाकियों की परफॉर्मेंस, इसका मतलब है बाकियों से आप मुतमईन है नहीं उनका बाकी जो 14 लड़के थे उससे आप मुतमईन है, इन 2 की परफॉर्मेंस से गैर मुतमईन है। तो ये एक खबर है इसी तरह ही, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जी किसी बिल्कुल अगर परफॉर्मेंस बेस आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है जी, तो किसी की भी आ सकती है नीचे, वो तो इसमें तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन आपने कोई, मेरा मतलब जिसमें खबर है कोई क्राइटेरिया सेट किया हो कि जी ए कैटेगरी में, ए में ना मैं आपको बताता हूँ 3 लोग हैं, एक रिजवान, बाबर और शाहीन जी। तो इसका मतलब है कि जो तीसरे से उसकी परफॉर्मेंस से ये मुतमईन है, पहली बात, ठीक है ना, वो सही जा रहा है। और बाकी जो दूसरे प्लेयर्स हैं कि जिस तरह ये 5-6 ओपनर लेके गए थे उनकी परफॉर्मेंस से भी ये मुतमईन है। तो ये मेरे ख्याल में इसी तरह ही लोग हैं। अब है ना, ये पाकिस्तान में ये वाली चीज़ होती है कि जिस टाइम टीम बुरी परफॉर्मेंस करती है ना, तो फिर ऐसी ऐसी खबरें बाहर आती हैं कि जिसका कोई सर पैर नहीं, इसका कोई सर पैर नजर नहीं आता। इनका इसका सोशल मीडिया में सही काम नहीं कर रहा बाबर का, ठीक है ना। हाँ ये हो सकता है। तो बाकी जिस तरह मैंने कल भी कहा था ना कि वो जिस टाइम बरसात होती है तो फिर वो निकल आती है इस तरह की चीजें, लोग बोलते हैं कौन सी चीजें, डड्डू वगैरह निकल आते हैं सर बरसात में और क्या। तो मैंने कहा कि ये फिर इस तरह की है ना, ये खबरें भी होती हैं कि जी उनके खराब हो गए, उनके सही हो गए। तो मेरा ये ख्याल है कि जब तक बोर्ड से कोई खबर ना आए ना कि जी अथेंटिक कोई ना हो, तो ये हर रोज़ है ना कोई चैनल वाले ना कि जी हर रोज़ कोई ना कहीं चीज़ इस तरह की चल रही होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी इसमें कोई ऐसी सदाकत है कि जी इन 2 पे, क्योंकि अगर आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कैटेगरी इन दोनों को भी नहीं देनी तो फिर किसको देनी है, फिर ए खत्म कर दें, डायरेक्ट बी से शुरू करते हैं। नहीं, असल में मसला ये कि ए का है ना, कोई आपको परफॉर्मेंस का लेवल है ना जी, आपको सेट करना पड़ेगा कि जी ये परफॉर्मेंस का लेवल है। अगर आप उसमें जिस तरह पहले देखते थे ना, एक फिर वो बात होगी, एक जो
प्लेयर थे मेरे पास आए थे, वो जिस टाइम मैंने किया था ना, उसने कहा कि जी मेरी जो उनसी परफॉर्मेंस है इतनी 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 है। मैंने कहा बिल्कुल सही है कि आपकी विकटें हैं, उसकी सेकंड हाईएस्ट विकटें थी। नसीम की बात कर रहे हैं? नहीं। अच्छा। तो मैंने कहा लेकिन आप है ना पूरे इस मैच में, पूरे साल में बताओ कि आपको कितने मैन ऑफ द मैच मिले, कि आपकी परफॉर्मेंस ने कितनी दफ़ा अफेक्ट डाला टीम की जीत में, कितना आपका रोल था। तो उसका पूरे साल में एक भी मैन ऑफ द मैच नहीं था। सो जो पूरे साल में एक मैन ऑफ द मैच भी ना ले सके, जी। सो आप उसको एक कैटेगरी में डाल दें, तो यानी कि उसकी जो उनकी परफॉर्मेंस है कभी भी इतनी इफेक्टिव नहीं हुई कि वो मैन ऑफ द मैच हो जाए। तो सर ये कोई सडन कोई रूल होना चाहिए कि जिसको एक कैटेगरी मिलना है। ये नहीं है कि जी एक कैटेगरी मिली है कि सारों की परफॉर्मेंस बुरी है, उन सारी परफॉर्मेंस में जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है उसको एक कैटेगरी दे दे बुरी में से, ठीक है ना। अगर नहीं अगर आप उसमें फॉल नहीं करते एक कैटेगरी में तो आपको नहीं देनी चाहिए। और अगर 7 लड़कों की परफॉर्मेंस अच्छी है जी, क्योंकि जी वो उसमें एक कैटेगरी में फॉल करते हैं तो 7 लड़कों को देना चाहिए। ठीक है। महल आईसीसी को भी ये देखना चाहिए रैंकिंग देते हुए कि किसकी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट डाला है कि नहीं डाला। जी इम्पैक्ट बहुत जरूरी है सलीम भाई। मैं वही आप 200 रन करें और टीम ना जीते तो वो 200 रन का नहीं है फायदा। आप है ना 50 रन करें लेकिन 50 रन ने आपकी टीम को विनिंग स्टैंड पे खड़ा कर दिया, वो वैल्यूएबल है, ये नहीं है। तो ये वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये बहुत सारी चीज़ें ना देखने वाली हैं कि जी आप परफॉर्मेंस किस तरह करते हो। तो जिस तरह सलीम भाई ने वो जो नाम सलीम भाई ने तो नहीं लिया, वो इजाज़ फ़की साहब थे। अच्छा। सीनियर प्लेयर थे हमारे से। मैंने ही बताया उन्होंने था। इंडिया में सलीम आपने वो उन्होंने इंडिया में 100 किया था, एक टेस्ट मैच खेले थे, उसके बाद टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, ठीक है ना। उनको एज ए ऑफ स्पिनर लेके आए थे, तो उधर तो विकेट नहीं ली तो उनको ड्रॉप कर दिया था। ये नहीं देखा था कि 100 रन किए। सो आप है ना, आपका रोल क्या है? रोल क्या है आपका, ठीक है। कि आपके रोल से फर्क भी पड़ा ये टीम में या नहीं। उनके रोल से फर्क ही नहीं पड़ा, जिन्हें बॉलिंग के लिए लेके आए थे आपने बॉलिंग तो की नहीं। ठीक है, ठीक है जी। रोल डिफाइन होने चाहिए और जो रोल दिया जाए प्लेयर को उस रोल की करना चाहिए। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम कैटेगरीज के बारे में बात कर रहे थे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बाबर और रिजवान के बारे में बात हो रही है कि अगला जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसमें शायद उनकी कैटेगरी जो है वो थोड़ी डाउन कर दी जाए। सलीम भाई, आपके दौर में तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे, तो उस वक्त क्या होता था, कैसे पैसे मिलते थे प्लेयर्स को, किस तरह डिफाइन होता था कि किसको कितने पैसे मिलेंगे? हमारे टाइम में ना तो कमरों पे लड़ाई हुआ करती थी कि सीनियर को एक सिंगल कमरा मिलना चाहिए। अच्छा, उस वक्त कमरा भी सिंगल नहीं मिलता था, अब तो एक एक लड़के को एक मिलता है ना उस कमरा। वक्त ये होता और था सफर भी इकोनॉमी में करते थे। हाँ, इकॉनमी थी। मगर ये था कि एक टाइम आया कि लोगों ने ना ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि यार एक बंदा 50 टेस्ट मैच खेला है या 60-70 खेला है और जो नया लड़का आ रहा है उसको भी उतने पैसे मिल रहे हैं। पैसे क्या होते थे? पैसे बहुत कम होते थे। तो फिर इन्होंने ना कैटेगरी बनाई कि जी 1 से 20, 20 से 50 और 50 से जो जितने भी टेस्ट मैच खेला होगा उसको हाईएस्ट जो भी उस वक्त फ़ीस थी, मेरा 1 लाख थी कुछ। शुरू में आप उस दिन बता रहे थे मैच फीस बड़ी कम मिली थी आपको, तो मैंने कहा नहीं यार इंजी, मुझे तो उस वक्त इतनी मिली थी। इंजी ने कहा मुझे 10-15 मिली। मैंने कहा हैं। तो ये उस वक्त ना कैटेगरी फिर जब खान साहब थे तो शोर मचा के यार हम लोग सीनियर लोगों को कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना जो। तो फिर 3 कैटेगरी बनी थी। मगर उसके बाद फिर हम लोग तो निकल गए, फिर इंजी वगैरह आए तो ऑब्वियसली फिर इंजी ने बहुत चेंजेस की। उसके बाद ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आ गए। वैसे उस वक्त मुझे याद है इंजी कुछ लोगों को क्रिकेट बोर्ड तनख्वाहें दिया करता था। चंद लोग थे जैसे माजिद खान साहब थे, इमरान खान थे, 1-2 और थे, बाकी किसी को तनख्वाह नहीं मिलती थी। बाकी सब मैच फीस पे गुजारते वो थे। सारे या बैंक वगैरह में चले जाते थे। वो जब कोई प्लेयर नहीं कहीं से खेलता था तो मेरा ख्याल वैसे तो वो PIA से भी खेलते थे, मगर बहुत कम लोगों को क्रिकेट बोर्ड पैसे देता था। तो बाद में आके फिर बहुत सारी चेंजेस हुई। उसके लिए मेरा ख्याल जो कॉन्ट्रैक्ट आए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, ये मेरा ख्याल इंजी उस पर बेहतर रोशनी डाल हाँ, सके। ये तो इंजी भाई के दौर में हुआ था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अच्छा, लड़कों को मिलने शुरू वैसे हुआ ये था। इस पे एक मुझे वाकई याद आया था, अगर मैं सुनाऊं तो 94 की बात है, 94-95 की है ना। जी। श्रीलंका पाकिस्तान आई हुई थी। तो
हाँ मैंने प्रैक्टिस कर रहे थे, कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस हो रही थी, तो श्रीलंका खेल के जा चुकी थी, तो हम किसी और के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो चेक आए हमारे श्रीलंका सीरीज़ के 3 टेस्ट मैच और 3 वनडों के चेक आए हमारे। तो जाहिद भाई भी वहीं थे और मैं भी वहीं था जहाँ पैड कर रहे थे ना, मैं और जाहिद भाई दोनों पैड कर रहे थे। सो वो जाहिद भी आते थे ना, जाहिद भी फ़ौरन खोल के अपना ना चेक देखते थे। तो जाहिद भाई ने अपना 3 टेस्ट मैच और 3 वनडे का जो चेक देखा ना, वो 4,27,000 का था। अब मेरी भी नज़र पड़ी उस पर 4,27,000 पे, तो मैंने कहा कि काश कभी मेरा भी ये वाला चेक बनेगा इतना, क्योंकि मेरा जो सा चेक था ना वो 1,00,000 सवा लाख रुपए का था। तो जाहिद भी क्योंकि बहुत सीनियर थे, मैं तो जूनियर था उस टाइम बिल्कुल, तो मैंने कहा कि काश, मैंने कहा कि जी मेरा कभी चेक बनेगा कहीं 4,27,000 रुपये का। जब अभी नहीं सिलेक्शन में, जब मैं इससे पहले सिलेक्शन में था ना, तो मेरे पास समरी आई टेस्ट मैच की कि बोर्ड वालों ने भेजा कि इंतज़ाम को दिखाओ कि जी ये सही है। तो वो एक टेस्ट मैच की फ़ीस है ना, वो मिलियन से भी ज़्यादा थी। तो मैं उस जो समरी थी ना उसको पकड़ के ना देखता रहा कि मैंने कहा कि यार मुझे ना अपना वक्त याद आ रहा था कि जी ये क्या है। तो मैंने कहा चलो ये इनके नसीब है, उसमें कोई जो मैं खेला मैं मुतमईन हूँ बड़ा, लेकिन वैसे ये बता रहा हूँ। और जो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ना जिसकी आप बात कर रही हैं, देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ है ना सलीम भाई, हमने जो की थी ना, ये जो सिर्फ T20 खेलता है ना, जो सिर्फ T20 खेलता है उसको हमने ना 25% पे रखा था। अगर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के 100 नंबर रखे ना, हमने इसको सिर्फ 25 नंबर दिए थे, और 25 नंबर दिए थे हमने ODI वाले को। अगर ये जो दोनों ये खेलता था उसको हमने 50% का दिया था, और 50% सिर्फ टेस्ट मैच खेलने वाले को दिया था। 50% सिर्फ टेस्ट मैच खेलने वाले को दिया था, ठीक है। तो वो सिर्फ इसलिए कि भाई जो टेस्ट मैच खेलते हैं लोग, इनको कोई लीग भी ऑफर नहीं करता, इनको कुछ भी नहीं करता, इनको है ना आप है ना बोर्ड वाले कंपलसेट करेंगे कि जी पैसे इनको दिया करें। और क्योंकि साल में 10 टेस्ट मैच होते हैं, सिर्फ वनडे भी 30-35 हो जाते हैं, ODIs भी 30-35 हो जाते हैं, और वो PSL भी खेलते हैं, दूसरी चीज़ें भी खेलते हैं। तो जिसको टेस्ट मैच नहीं खेलता था वो तो ए कैटेगरी में इंटर हो ही नहीं सकता था। और अगर आप हमारे वक्त में देखें, जो ODIs और टेस्ट मैच खेलते थे वो ज़्यादातर ए कैटेगरी में फॉल करते थे। मैं आपको प्लेयर्स के नाम नहीं लेता, लेकिन जब मैं अभी ये चीफ सेलेक्टर बना ना, तो मैं श्रीलंका गया, मेरे पास रात को ना मेरे पास 3 लड़के आए कमरे में, उन्होंने मुझे अपनी परफॉर्मेंस कराई कि जी जिन जिन को ये एक कैटेगरी दे रखी है इसकी ये वाली परफॉर्मेंस है। उसमें से एक लड़का तो टेस्ट मैच से ही ड्रॉप था, उसने कहा जो टेस्ट मैच से ड्रॉप है। जी ये लोगों को समझना चाहिए जो आप बात बता रहे हो, ताकि लोगों को पता होना, जो लोग शोर करते हैं ना कि जी क्या हो रहा है क्या हो रहा है। जी मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि जो फैक्ट्स है ना उनको भी जरा लोग है ना कंसीडर करें जरा। तो उसमें से जो एक कैटेगरी, उसमें से एक लड़का टेस्ट मैच से ड्रॉप था, एक लड़का वो कह रहे थे कि जी ये 6-8 महीने से अनफिट है, इसको आपने एक कैटेगरी में दिया, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बताई। सो मैंने कहा कि ये जिस टाइम आप कैटेगरीज करते हैं ना, ए में बी में, अब देखो ए और बी में ना सलीम भाई 21 लाख रुपए का फ़र्क है। 21 लाख रुपए का फ़र्क ये है कि पूरे साल का 2,52,00,000 रुपए का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आप अगर किसी का ए से बी कर देते ना, आप है ना टीम में अगर सही कैटेगराइज नहीं करेंगे ना, तो टीम में यही लड़ाई पड़ जाएगी। वो जेलसी का फैक्टर एक ह्यूमन नेचर है, वो तो ह्यूमन नेचर है। आप इसको लोग है ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करें इस चीज को, ये ह्यूमन नेचर है, आप इसको गलत नहीं कर सकते। आपकी टीम टूट जाएगी। आपने नोट नहीं किया इस टीम को, क्योंकि जिस टाइम एशिया कप से पहले इसकी सूरत दूसरी थी, एशिया कप के बाद से जिस टाइम से ये सारी चीज़ें हुई हैं, हमारी परफॉर्मेंस, हम सिर्फ इस वर्ल्ड कप का रोना नहीं रो रहे जी। आप एशिया कप देखें, फिर ODI वर्ल्ड कप देखें, उसके बाद ये 3 सीरीजें देखें। तो इन जी वो उन लड़कों का क्या मौक़िफ़ सही था? नहीं, मुझे ऐसा लगा देना सलीम भाई, असल में ये जो सारा प्रोसीजर होता है ना, ये जून का होता है। मैं जून के ना 3-4 महीने के बाद आया था, लेकिन ये आप सारा रिकॉर्ड जिस टाइम उठा के देखते हैं ना, जिस टाइम आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए बैठते हैं, पहले आप कुछ रूल्स है ना डिफाइन करते हैं कि जी इस पे हमने ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी आपने मैन ऑफ द मैच कितने लिए हैं, आपकी वजह से टीम कितने जीती है,
ठीक है ना, दूसरी परफॉर्मेंस भी देखते हैं, ठीक है ना, फिर आप देखते हैं कि ये फॉर्मेट कौन कौन से खेल रहा है, जी, जी। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा, अब जिस तरह मैं आपको बताऊं, देखो कितनी ज्यादती है कि सरफराज अहमद है, पाकिस्तान का कप्तान रहा है, ठीक है, नहीं खेल रहा, ठीक है ना, इस टाइम आपने उसको डी कैटेगरी में डाल रखा है। मैंने उसको उठा के, मेरे से ज़का अशरफ साहब ने कहा था कि जी आप ज़रा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का देखो, इन्होंने मुझे ज़्यादा नहीं छेड़ने दिया कि जी सारा मसला हो जाएगा, लेकिन मैंने सरफराज को डी से उठा के बी में रखा। मैंने कहा भाई ये पाकिस्तान का कप्तान है, इसको ये ना करो इसके साथ, या तो इसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ना रखो, अगर रख रहे हो तो फिर इसको सही जगह पे रखो जो ये डिजर्व करता है। इससे टीम में ना लड़ाई पैदा हो जाती है, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो हमारी जो परफॉर्मेंस की वजह बनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनमें से ये है। तो मैं यहाँ बैठ के कोशिश ये करता हूँ कि जो इस तरह की टेक्निकल चीज़ हो ना, तो मैं लोगों को आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा कि जी किस तरह ये हम करते हैं। तो ये बहुत देख के, अगर कोई आदमी एक कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा, ये ज़रूरी नहीं है कि उसको एक कैटेगरी में दिया जाए। अच्छा, एक रूल मैंने और ख़त्म करवाया था, ये भी मैंने ख़त्म कराया, यही बता दूँ। उन्होंने कहा था कि जो साबका कप्तान होगा वो उसको वो एक कैटेगरी में ही रहेगा। मैंने कहा कि नहीं, ये नहीं है। मैंने कहा ये नहीं हो सकता। मैंने कहा उसको नीचे ना लेके जाओ, बी में लेके आ जाओ, ठीक है, लेकिन ये ना करोगे कि जी उसकी परफॉर्मेंस ही ना हो और फिर भी आप उसको एक कैटेगरी तो फिर भी आप उसको एक कैटेगरी में दो। मैंने कहा इसको रखो परफॉर्मेंस बेस्ड, लेकिन उसको रिस्पेक्ट दे दो, जिस तरह सरफराज को उठा के बी में कर दिया, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि आप उसको याली रिस्पेक्ट दो, लेकिन ये ना करो परफॉर्मेंस बेस्ड रखो इसको। अगर आपने जो रूल्स बना रखे हैं एक कैटेगरी के, अगर कोई फॉलो नहीं करता, उसमें कोई फॉल नहीं करता, इवन कि अगर आप ये समझते हो कि बाबर आजम की भी परफॉर्मेंस उसमें नहीं है तो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 7 लोग भी उसमें फॉल करते हैं तो आपको 7 लोगों को देना चाहिए। इवैल्यूएट करें आप परफॉर्मेंस, उसके बिना पर जो कैटेगरीज आप डिफाइन करें, क्योंकि इस तरह तो ग्रुपिंग इस बेस पे भी हो सकती है। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। अब हमने बात करनी है एक स्टेटमेंट के बारे में। पहले मैं स्टेटमेंट सुना देती हूँ आपको, उसके बाद बताती हूँ कि ये स्टेटमेंट किसकी है। If a player is sleeping in dressing room and we are playing test cricket, if 4-5 players are sleeping in the dressing room, should I allow them as a selector? ये कहना है मोहम्मद हफीज़ का। वो माइकल मॉन और एडम गिलक्रिस्ट के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, एक वर्चुअल गुफ्तगू चल रही थी क्रिकेट के बारे में। अब ये जो बातें हैं, आप व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट कि आप अपनी टीम के प्लेयर्स के बारे में किसी दूसरी कंट्री के प्लेयर्स के साथ इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि 4-5 लड़के जो हैं वो सो रहे हैं जबकि मैच जारी है, तो उनको जगाना किसने है? उन्होंने आके वैसे इंजी ये एक माह के लिए आए थे हाँ जी, मेरे ख्याल में एक माह और एक माह के अंदर इतनी प्रॉब्लम उसकी आ गई हैं, तो ये बड़ी हैरानगी की बात है। इसकी वो था कि 30 दिन के लिए आया था, 31 प्रॉब्लम इसने बता दी है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं ये लाहौर के मुतल्लिक कहते हैं 30 दिन ते 31 मेले 30 दिन ते 31 मेले कम करा केड़े वेले। तो ये इसको सोचना चाहिए, ये 30 दिन में इतनी इसीलिए इसको मेरा ख्याल प्रोफेसर कहा जाता है, क्योंकि इसके पास मेरा प्रॉब्लम ज़्यादा हैं। 30 दिन में इसने बहुत सारे, वो तो सोल्यूशन होने पे कहना चाहिए ना, सोल्यूशन नहीं है उनके पास। नहीं, वो दिखा रहा है कि ये जी भी था। नहीं, मैं आपको बताऊं, ट्रिनिडाड में हम लोग टेस्ट मैच खेले थे जी, और मैंने खुद देखा हुआ है कि बैटिंग से पहले विव रिचर्ड सोया हुआ था। वो मैं परेशान, यार वो बंदा सोया हुआ है उधर, क्योंकि साथ वो उस वक्त ना छोटे छोटे थे ड्रेसिंग रूम हमारे, वो इतने बड़े तो थे नहीं, वेस्ट इंडीज़ उस वक्त था, तो यकीन करो वो सोया हुआ था। तो अब वो अगर विव रिचर्ड सोया हुआ था तो फिर उसको भी निकाल देना चाहिए था। के बारे में बड़ा कई प्लेयर, मैं आपको बताऊं, कुछ प्लेयर होते हैं वो रिलैक्स, वो चाहते हैं कि रिलैक्स करें ताकि प्रेशर से बच सकें। अब हमारे ड्रेसिंग रूम में हमारे टाइम पे भी मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को देखा था सोते हुए, बारिश से पहले सोए हुए हैं, अंदर जाना है तो सोए हुए हैं। तो ये कोई बात नहीं है कि वो क्यों सोया हुआ था। हो सकता है वो रिलैक्स करने के लिए किसी ने ऐसे ही आंखें बंद कर ली हों, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और फिर आप 30 दिन के लिए आगे हर रोज़ कोई नई स्टेटमेंट आती है कि ये हो गया वो हो गया, ये ऐसे ही मेरा ख्याल है शायद टीवी पे रहने के लिए है कि मैंने ये किया था। बहुत सारे प्लेयर करते हैं रिलैक्स करने के लिए। ठीक है इंजी भाई, लेकिन ये क्या अगर प्लेयर्स सोते हैं तो क्या ये कल्चर सही है? और स्पेशली जब हम ऑस्ट्रेलिया में मैच खेल रहे हैं और वैसे ही
खतरे की बात है ये कि ऑस्ट्रेलिया वहाँ में टेस्ट वैसे मैच कोई खेल नहीं रहे हैं। सोता। वो वहाँ भी तो सोए हुए थे हफीज साहब कह रहे हैं। वहाँ अगर वो सोए हुए थे ना तो फिर उनकी रात की रातें चेक करेंगे कि जी किधर रात गुजर- हुआ कर रहे थे जी फ्राइडे नाइट तो नहीं थी उससे पहले। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जिस टाइम अगर कोई प्ले आप उस टाइम डायरेक्टर क्रिकेट थे, जी जी ठीक है, और अगर आपको ये वाली चीज़ नहीं पसंद थी कि जी ड्रेसिंग रूम में किसी को नहीं सोना चाहिए, सो साउंड भी नहीं अच्छी लगती है कि जी कोई सोया हुआ है। हालांकि ये अक्सर टीमों में तो जो बॉलर्स होते हैं ना, जिस टाइम बॉलिंग करके आते हैं तो उनका अगर बैटिंग का हो तो वो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। ये काफ़ी सारी टीमों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी बहुत है, लोगों को एकदम है ना अजीब सा लगा, शौक ओ लग यार जाता है, ये हाँ। क्या सोए पड़े थे, तो ऐसी चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि आपके मैनेजर थे, आपके कोच थे टीम में, आप अगर आपको कोई चीज़ आपको उनसे बात करनी चाहिए थी कि भाई ये ड्रेसिंग रूम का माहौल क्यों है इस तरह का है कि जी कप्तान उधर है, आपका मैनेजर उधर है, आपका कोच उधर है, आजकल इतना स्टाफ जाता है, फिजियो आपका उधर है, उनसे आप पूछते कि भाई ये क्या चक्कर चल रहा है कि जी इस तरह का नहीं होना चाहिए, बशर्ते कि जी इसको हम बैठ के कहीं और डिस्कस करें या कुछ और करें। ये मेरे ख्याल में कोई ऐसे इशू नहीं है कि जी जिन पे कोई बात की जाए या कोई इसको हो। अगर ये इनसाइड हो भी गया है तो उसको मेरा मतलब है कि आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है कि जी आप मैनेजर से कहें कि जी ड्रेसिंग रूम में कोई और सोएगा नहीं आज, बस खत्म होगी, दैट्स इट, इतनी सी बात है ये। आप दूसरों को शिकायतें क्यों लगा रहे हैं इस चीज की, ये समझने वाली नहीं ना, आप आके स्टेटमेंट जब चले गए हैं तो आप दे रहे हैं, जब ठीक करने वाला टाइम था उस वक्त आपने किया नहीं, उस वक्त एक्शन लेते ना। चलो तो आपको वो बुरा लगा, Quality तो थी राय उसके एक महीने तो वो राय एक महीने है कि वो एक ही मेरे ख्याल में एक न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का टूर था, बस वो ऑस्ट्रेलिया उसी के पे टूर में रहा, डायरेक्टर। उसके बाद वो बेचारा राय वो नहीं। वहीं पे और बातें शुरू हो आप गई थी कि सोचो हटाया जा रहा है। अगर एक आध साल रह जाते फिर तो पूरे पाकिस्तान में प्रॉब्लम निकलनी थी। अच्छा ये तो सब ना प्रॉब्लम की बात करते हैं बट सोल्यूशन पे कोई नहीं आता। अब सवाल ये है कि अथॉरिटी तो आपकी थी ना, तो उनको बताना आपने चाहिए। ही तो उठाना था उनको, अगर वो वो सो यही रहे तो हैं तो। चाह रहे हैं कि उनको आप टाइम दें, वो सोल्यूशन बताएंगे इसका। चले हम हफीज साहब से जो है उम्मीद करते हैं कि वो उसका सोल्यूशन भी दें कि कैसे अगर कोई खिलाड़ी सो रहा है तो उसको जगाया जाए। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। बात करेंगे अब हम अपकमिंग मैच विच इज गोइंग टू बी अ बिग गेम। इट्स इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका और बड़ी गेम। दोनों टीम्स जो हैं पेपर्स पे अगर हम देखें तो शानदार बल्लेबाज और बॉलर्स हमें नजर आते हैं। इन दोनों टीम्स में आज किसका पल्ला भारी रहेगा, किसको थोड़ा एज हासिल है, उस पर हम बात करना चाहेंगे। इंजी भाई, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, अगर हम साउथ अफ्रीका से शुरू करें तो हमने देखा है कि साउथ अफ्रीका के जो ओपनर्स हैं उन्होंने अभी फॉर्म पकड़ना शुरू किया है। क्विंटन डिकॉक ने पिछले मैच में रन्स किए हैं बट इनका मिडिल ऑर्डर अभी उस तरह से टेस्ट नहीं हुआ। नहीं, मिडिल ऑर्डर में तो दो ने रन्स किए हैं जिस तो वो सुपर 8 से पहले जी सुपर 8 में किए थे, उसके बाद एक ही मैच खेले हैं जिसमें डिकॉक ने थोड़ा सा 78 रन्स किए हैं। ये मार्करम रन्स नहीं कर रहा था, उसने थोड़े से स्कोर किए हैं, ठीक है। तो और ओवरऑल इन्होंने अभी जो सुपर 8 से पहले जो मैचेस खेले थे, इनके बॉलर्स ने भी कोई किसी टीम को ऐसा नहीं किया, बड़ा स्कोर नहीं कर रखा था। तो ये ज़रा थोड़ी सी स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रही हैं इस दफ़ा, पहली दफ़ा किसी भी इवेंट में ना ये शुरू में स्ट्रगल कर रहे हैं। वरना यूजली ये होता था कि ये किसी भी इवेंट में आते थे ना जी। तो ये बड़े फेवरेट्स के तौर पे आते थे और जिस तरह खेलते थे ना सारों को यही लगता था सेमीफाइनल तक कि अच्छा जी खेलते ये किसी को भी नहीं साथ लगने देंगे और फिर एकदम क्लैप्स करते जी। थे और ख़त्म। लेकिन यहाँ इस दफ़ा सिचुएशन डिफरेंट है कि ये ऐसा पिक पकड़ रहे हैं जो मुझे ख़तरनाक लग रही है कि जी ये नहीं कहा कि ये अब फिनिश फाइनल पे कर जाके। लेकिन जो इंग्लैंड की टीम है ना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी तक ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ एक मैच हारी है लेकिन ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही है और जहाँ जिस तरह की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत थी उस तरह की क्रिकेट खेल रही है। तो इंग्लैंड की टीम है ना इस टाइम है ना जरा थोड़ी सी मजबूत शक्ल में लग रही है क्योंकि जी सारे इनका टॉप ऑर्डर भी फॉर्म में है, नीचे वाले भी स्कोर कर रहे हैं, बॉलर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये बेहतर शक्ल में नज़र आ रही है। लेकिन ये दोनों बड़ी टीमें अगर वो अपनी पिछली परफॉर्मेंस पे ना साउथ अफ्रीका को रहना चाहिए ना इंग्लैंड को रहना चाहिए। नया दिन है, T20 का है, डिपेंड करता है कि जी कौन सा दिन क्या अच्छा खेलता है। सिर्फ थोड़ी सी वाली चीज़ मैटर करेगी कि विकेट का बिहेवियर कैसा है, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि इंग्लैंड की जो बॉलिंग है ना
वो स्पिनर से ना इनको एज है कि वो रशीद है ना, जी आदिल रशीद, बहुत अच्छा करते वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। उसके साथ है ना मोइन का इनको एडवांटेज मिल जाता है ऑफ स्पिन का, और साथ वो लिविंगस्टोन का जो इनको एज मिलता है वो भी बड़ी अच्छी वो भी बॉलिंग साथ करता में है। ओवर कर लेते हैं तो ये अगर जिस तरह से ये कैरिबियन की पिचेस देख रहे हैं ना स्पिनर्स को, तो मेरे ख्याल में यहाँ साउथ अफ्रीका को थोड़ा सा एज मिल सकता है साउथ अफ्रीका पे। सही है। जैसे इंजी भाई ने कहा कि ना दोनों टीम्स को अपनी पुरानी परफॉर्मेंस पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें पता है T20 एक ऐसी गेम है जिसपे आपकी स्किल्स तो चलती हैं, लेकिन उसके बाद ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि एक भी स्पेल अगर किसी टीम का अच्छा निकल जाए तो वो मैच ले जाती है। आप मगर इसमें एक चीज़ है, अगर आप इस थ्रू टूर्नामेंट देखो ना, तो साउथ अफ्रीका स्पिन पे बॉलिंग पे मार खा रहा है। अभी अगर आप तबरेज़ शम्सी का वो इतना अच्छा नहीं जा रहा है। अब 2-3 मैच आखिरी देखो तो वो लगता है कि वो अच्छा करने के बावजूद जो दूसरी टीम है, हालांकि वो इतनी अच्छी टीमें भी नहीं थी यूएसए के खिलाफ या दूसरी टीम के खिलाफ, देखो वो चेज़ करने लगे थे। तो मेरा ख्याल थोड़ा सा इनको साउथ अफ्रीका जो स्ट्रगल कर रहा है ना, जो इंजी बात कर रहे थे कि ये हमेशा आते ही बड़ा इनका इम्पैक्ट होता था कि ये एकदम लगता था कि ये टूर्नामेंट ही जीत जाएंगे, वो नज़र नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये है कि ये बॉलिंग में बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप इंग्लैंड की तरफ चले जाएं तो वो टीम इस दफ़ा बाहर होते होते अंदर आई है, और ये बारिश की वजह से बारिश की वजह से, नहीं। हालांकि वो उनके साथ बैड लक होती, मगर वो टीम एक वह टीम ऐसी है जो कमबैक जो बड़ा स्ट्रांगली कर रही है। तो मुझे लग रहा है क्योंकि उनकी बैटिंग बॉलिंग आप हर चीज़ देखें तो उनकी कंप्लीट है। तब इनके उसको साउथ अफ्रीका ये एडवांटेज है कि उनके बैट्समैन लेफ्टी बहुत ज़्यादा हैं जी। तो शायद जो लेग स्पिनर है ना उसको वो हैंडल कर जाएं। आप देखें इनके 3-4 लेफ्टी हैं जी। तो वो बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है लेग स्पिनर इंग्लैंड का, मगर इसमें थोड़ा सा उनको एज साउथ अफ्रीका को हो सकता है। मगर ओवरऑल अगर आप देखें तो इंग्लैंड की टीम कंप्लीट टीम है इस वक्त, हर शोबे में वो अच्छा कर रही है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है एज मुझे लगता है कि इंग्लैंड को ही है इसमें। अच्छा, आपको लगता है कि इंग्लैंड को थोड़ा एज है, इंजी भाई को लग रहा है कि साउथ अफ्रीका को थोड़ा एज है। अच्छा, ये कितना ज़रूरी होता है किसी भी टीम के लिए कोई ट्रॉफी जीतना? हमें पता है साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा करते हैं, बट जब कोई नॉकआउट में वो इतना अच्छा नहीं कर पाते। लास्ट ईयर भी हमने जो ओडीआई का वर्ल्ड कप था उसमें देखा कि नॉकआउट में जाके वो ऐसा बुरी तरह पिट गए थे टीम इंडिया से कि लगा ही नहीं कि ये वही टीम है जो इतने सारे मैचेस खेल के इस तरह से क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँची है। देखें, हर टीम जो भी टूर्नामेंट में आती है उसकी ख्वाहिश तो यही होती है ना कि वो ट्रॉफी जीते, अदरवाइज तो कोई टीम भी इस लिहाज से तो नहीं आती कि हमने सेमीफाइनल में जाके या क्वार्टर फाइनल में हारना है। तो मेरा ख्याल उनसे उनकी क्रिकेट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप देखें कि जब भी कोई चैम्पियनशिप जीतती है तो फिर लोगों में बड़ा, स्पेशली यंगस्टर में बड़ा शौक पैदा होता है। Would be wonderful to have a new champion in the T20 game। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। सलीम भाई आपका बहुत शुक्रिया, इंजी भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी रात 11:03 पर। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।